आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। साहित्यिक संगठन महफिल-ए-निसा शाख गुलबर्गा के तहत गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर, लेखक व संपादक इरफान एक्सप्रेस मिस्टर हामिद अकमल के हाथों शायर शाइस्ता यूसुफ के शायरी की पुस्तक लॉन्च की गई। प्रोफेसर हमीद सोहरावर्दी ने की समारोह की अध्यक्षता। भारत बंद का आज दूसरा दिन कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में गहरा सकता है बिजली संकट, निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का हड़ताल का ऐलान। लद्दाख में आज सुबह आया तेज भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। यूपी में है सबसे ज्यादा स्टेट चिल्ड्रंस, कर्नाटक का तीसरा स्थान। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने पेश किया आंकड़ा। तालिबान ने बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारियों की दफ्तर में एंट्री पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। साहित्यिक संगठन महफिल-ए-निसा शाख गुलबर्गा के तहत गुलशन अतफाल स्कूल में गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर, लेखक व संपादक दैनिक इरफान एक्सप्रेस मिस्टर हामिद अकमल के हाथों प्रसिद्ध शायर डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ के शायरी की पुस्तक आब-ए-आईना लॉन्च की गई। प्रसिद्ध शायर, लेखक प्रोफेसर हमीद सोहरावर्दी ने इस समारोह की अध्यक्षता की। अवध के सीनियर जर्नलिस्ट रिजवान रजा मुख्य अतिथि थे, जबकि संपादक जर्री शुआए बेंगलुरु डॉक्टर फरीदा रहमतुल्ला और महफिल-ए-निसा बेंगलुरु की उपाध्यक्ष डॉक्टर जुबैदा बेगम अतिथि थीं। इस कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद फहद की खिरात कलाम पाक से हुई। महफिल-ए-निसा गुलबर्गा की सेक्रेटरी डॉक्टर कौसर परवीन ने स्वागत भाषण किया। पुस्तक आब-ए-आईना लॉन्च करने के बाद संबोधित करते हुए मिस्टर हामिद अकमल ने कहा कि डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ पूरी दुनिया की एक अनोखी शायरा हैं और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इस अवसर पर प्रसिद्ध शायर, लेखक प्रोफेसर हमीद सोहरावर्दी ने भी संबोधित करते हुए डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ की शायरी की विशेषताएं बताई। शायरा शाइस्ता यूसुफ ने अपनी पुस्तक की लॉन्चिंग पर आभार व्यक्त किया और कहा कि वो अपनी शायरी में जो संदेश देना चाहती हैं वो उर्दू के आम पाठक तक पहुंच जाए और उन विचारों का वितरण हो, यही उनका उद्देश्य है। अफसर नसरीन अंसारी ने अतिथियों का परिचय करवाया। इस अवसर पर अतिथियों को फूल और मोमेंटोज दिए गए। ट्रेड यूनियनों के 2 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा और अंतिम दिन है। श्रमिकों की 12 सूत्री मांग पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के विरोध में यूनियनों ने इस भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद में बैंकिंग, रोडवेज, बीमा और वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी भी भाग लेंगे। इस बंद के कारण आज भी कुछ जगह बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। सोमवार को इसका असर सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दिखा था। कर्नाटक के कलबुर्गी में ट्रेड यूनियनों द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल और बंद के आह्वान के मद्देनजर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और अन्य वामपंथी संगठनों ने सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस भारत बंद में टेलीकॉम, कोयला, इस्पात, तेल, पोस्टल, इनकम टैक्स, तांबा, बैंक, बीमा जैसे क्षेत्रों में यूनियनों को भी हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है। रेलवे और रक्षा क्षेत्र की यूनियनें देश भर में सैकड़ों जगह हड़ताल के समर्थन में भारत बंद करेंगी। महाराष्ट्र में बिजली संकट गहरा सकता है। दरअसल निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी यूनियन से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी और भरोसा दिलाया था कि राज्य सरकार निजीकरण नहीं करने जा रही है। यूनियन नेताओं के साथ मंत्री ने आज दोपहर को बैठक आयोजित की थी, लेकिन हड़ताल वापस नहीं लेने से नाराज मंत्री ने आज की बैठक रद्द कर दी है और हड़ताली कर्मचारियों पर मेस्मा लगाने की चेतावनी दी है। मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन के पास सोमवार की सुबह एक गाय नाले में गिरकर उसमें फंस गई और करीब 5 घंटे की मुशक्कत के बाद उसे निकाला जा सका। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ये घटना कबूतर खाना इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे हुई, जब नाले का ढक्कन गाय के वजन से खिसक कर खुल गया। उन्होंने बताया कि गाय 8-10 फुट गहरे नाले में गिर गई और उसमें फंस गई। वो उसमें से निकल नहीं पा रही थी। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, साथ में नगर निकाय और पुलिस के कर्मी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारी के मुताबिक नाले के मुंह को चौड़ा करने के लिए पहले एक जेसीबी को बुलाया गया, लेकिन बचावकर्ताओं ने बाद में ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया ताकि गाय को कोई चोट नहीं लगे।
देश के उत्तर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मंगलवार की सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप सुबह 7:30 बजे आल्ची से 186 किलोमीटर उत्तर में चीन भारत की सीमा पर आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। हालांकि अभी इस भूकंप में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। देश में आज भी हजारों की संख्या में बच्चे सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। इस गंभीर समस्या के पीछे के कारण हैं विस्थापन, बेरोजगारी, पारिवारिक समस्याएं, प्रवासन आदि। सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी सैकड़ों बच्चे सड़कों पर रहते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने लोकसभा में चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 15 फरवरी 2020 तक कर्नाटक में करीब 105 बच्चे बिना सहारे के अकेले सड़कों पर रह रहे हैं। वैसे सबसे ज्यादा 270 बच्चे उत्तर प्रदेश में और उसके बाद तमिलनाडु में 120 बच्चे सड़कों पर जीने को मजबूर हैं। कर्नाटक का स्थान तीसरा है। स्ट्रीट चिल्ड्रन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अपने परिवारों के साथ सड़कों पर रहने वाले बच्चे, दिन में सड़कों पर रहने वाले और रात में अपने परिवार के साथ घर वापस आने वाले बच्चे जो पास की झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, और बिना सहारे अकेले सड़कों पर रहने वाले बच्चे। इस बारे में 25 मार्च को लोकसभा के 7 सदस्यों ने सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में स्मृति ईरानी ने ये आंकड़े पेश किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के एक दिन बाद एनसीपी नेता मजीद मेमन ने आज मंगलवार को यू टर्न ले लिया है और कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा और नीतियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बता दें कि एनसीपी नेता मजीद मेमन ने प्रधानमंत्री की तारीफ करने पर सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया के बाद यू टर्न ले लिया। मजीद मेमन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विधानसभा चुनाव में जीत और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में रैंकिंग के लिए तारीफ की थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर नरेंद्र मोदी लोगों का जनादेश जीतते हैं और उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में भी दिखाया जाता है तो उनमें कुछ गुण होंगे या अच्छे काम किए होंगे जो विपक्षी नेता नहीं कर पा रहे हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र
श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बिदर. Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. उड़ीसा के नगर निकाय चुनाव में बीजू जनता दल ने शानदार जीत दर्ज की है. सूबे की सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की पार्टी ने 108 नगर निकाय सीटों में से 95 में जीत दर्ज कर बहुमत प्राप्त कर लिया है. वहीं उड़ीसा के निकाय चुनाव में पहली बार इतिहास रचते हुए पहली बार कोई मुस्लिम महिला नगर पालिका की शीर्ष पद पर काबिज हुई है. 31 वर्षीय गुलमा की दलवजी हबीब ने भद्रक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हुए बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को धूल चटा दी है. उड़ीसा के इतिहास में कभी भी किसी नगर पालिका के शीर्ष पद पर कोई मुस्लिम महिला नहीं रही. अब भद्रक शहर के चेयरपर्सन के तौर पर गुलमाकी चुनी गई हैं. गुलमाकी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेडी की सीमता मिश्रा को 3256 मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीता है. उन्हें जहां 28,115 वोट मिले, वहीं समिता को 24,859 वोट मिले हैं. बिहार के पटना के दानापुर में सोमवार देर शाम अपराधियों ने जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता की गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधियों ने दानापुर में इस घटना को अंजाम दिया. मृतक की पहचान जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता दीपक कुमार मेहता के रूप में हुई है. अपराधियों ने मेहता को 5 गोलियां मारी, जिसमें एक गोली सीने में और दूसरी सिर पर लगी है. उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. मेहता वर्तमान में नगर परिषद दानापुर के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे. मेहता उदयू उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के करीबी थे. हत्या के बाद कुशवाहा तुरंत पीड़ित के घर पहुंचे. उन्होंने पटना में मीडिया कर्मियों से कहा कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सरकार इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. दीपक मेहता ने दानापुर से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट पर 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसका बाद में जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया था. दिल्ली पुलिस ने नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 10 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है. बरामद हेरोइन को म्यांमार से मणिपुर के रास्ते भारत में तस्करी कर लाया गया था. स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक उनकी टीम इस सूचना पर काम कर रही थी कि मणिपुर, आसाम, यूपी, बिहार और दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल सक्रिय है. इस कार्टेल के सदस्य म्यांमार से तस्करी कर मणिपुर में हेरोइन की सप्लाई करने में शामिल थे और आगे देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट 31 मार्च 2022 को बंद हो रही है. यानी यदि आप भी मकान खरीदना चाहते हैं तो इससे पहले होम लोन मंजूर करवा लें. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में योजना के लिए राशि का प्रावधान नहीं रखा है. इसके चलते 1 अप्रैल से नए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान खत्म हो जाएगा. अभी सब्सिडी के तहत 2.67 लाख रुपए मिलते हैं. हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्थानीय सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वीकृत मकानों पर डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम जारी रहेगी. कश्मीरी पंडितों के नरसिम्हार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मामला अब राज्यसभा में पहुंच गया है. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को सदन में 0 ओवर नोटिस दिया. इस नोटिस में आप संसद ने कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब और दूरदर्शन पर फ्री में दिखाने की मांग की. सदन में अपने नोटिस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उनकी पीड़ा को हर एक हिंदुस्तानी को देखने का हक है. उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जो गुजरा है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता. इसलिए मेरी मांग है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूट्यूब और दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए. अफगानिस्तान में अब बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारी दफ्तर में एंट्री नहीं कर पाएंगे. बताया जा रहा है कि सोमवार को अफगानिस्तान में बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों में आने से रोक दिया गया. द खामा प्रेस के अनुसार चश्मदीदों ने बताया कि अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के पुण्य और रोकथाम मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय के स्टाफ सदस्यों को गेट पर रोक दिया क्योंकि उनकी दाढ़ी नहीं थी. बता दें कि इससे पहले तालिबान प्रतिनिधियों ने
अनुशासित टोपी पहनने के बाद ही कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। वहीं अब ये नया फरमान जारी किया गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। साहित्यिक संगठन महफिल-ए-निसा शाह गुलबर्गा के तहत गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर, लेखक व संपादक इखान एक्सप्रेस मिस्टर हामिद अकमल के हाथों शायर शाइस्ता यूसुफ के शायरी की पुस्तक लॉन्च की गई। प्रोफेसर हमीद सोहरावर्दी ने की समारोह की अध्यक्षता। भारत बंद का आज दूसरा दिन, कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में गहरा सकता है बिजली संकट, निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का हड़ताल का ऐलान। लद्दाख में आज सुबह आया तेज भूकंप, रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। यूपी में है सबसे ज्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रंस, कर्नाटक का तीसरा स्थान। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने पेश किया आंकड़ा। तालिबान ने बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारियों की दफ्तर में एंट्री पर लगाई रोक। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।